गुड मॉर्निंग। होमवर्क था कोई? बहुत सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन चेक करते हुए जाते हैं। नंबर्स में सबसे पहले क्वेश्चन जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स चेक करते हैं। बताओ मुझे लाइन से, रॉ मटेरियल कितना आया, WIP कितना आया, फिनिश गुड्स कितना आया, डेटर्स कितना आया, अगर कोई प्रीपेड है तो ओके, कैश कितना आया, फिर क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग में वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। मेजोरिटी में सब में यही कहानी आनी हमेशा। बताओ रॉ मटेरियल कितना आया, बोलते हुए जाओ। 5,40,000। WIP 581, 538। ठीक है। फिनिश गुड्स 12,60,000। ठीक है। डेटर्स 20,16,000। कैश ये तो गिवन है 1,00,000। क्रेडिटर्स 5,40,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 83077 और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 166,154। अब बताओ कि कौन सा नहीं आया, कौन सा वाला आंसर नहीं आया, कौन सा चेक करने की जरूरत है? रॉ मटेरियल। ठीक है। रॉ मटेरियल चेक करवा देता हूँ कितना। रॉ मटेरियल यूनिट आपकी कितनी थी? 1,44,000 एट द रेट 45 मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 1 मंथ 1/12। देखो यही आ रहा है क्या आंसर? 1,44,000 मल्टीप्लाई 45 यही आ रहा है। ओके, 4 वीक क्यों नहीं लिया इसमें? ओके गॉट इट। कि लास्ट में ये लिखा है इन्होंने कि टेक 52 वीक इन ए ईयर, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि सबको जो है वो वीक में कन्वर्ट करना है। तो फिर यहाँ पे ध्यान से सुनना। फर्स्ट तो आपने इनकी बात भी नहीं मानी। कैसे नहीं मानी? कि आपने एक मंथ में 4 वीक बोला, और एक मंथ में 4 वीक मतलब पूरे साल में कितने होंगे? 48, बल्कि ये तो 52 बोल रहे। मतलब आपने भी उनकी पूरी बात नहीं मानी। अगर वैसा करना था तो 52 डिवाइडेड बाय 12 करते तो एक मंथ में 4.33 वीक्स आते हैं, 4 वीक नहीं आएंगे। जनरली हम बोलते हैं एक मंथ में 4 वीक, लेकिन इनके बात के हिसाब से चलना था तो 4.33 फर्स्ट। बस इन्होंने 52 दिया ही इसीलिए ताकि कोई 48 ना ले ले। इन्होंने कन्वर्जन की बात बोली क्या स्पेसिफिकली कि कन्वर्ट करना है? नहीं बोली। तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आए और कन्वर्जन के लिए स्पेसिफिकली ना बोले। बाद में एक क्वेश्चन आएगा जहाँ क्वेश्चन बोलेगा स्पेसिफिकली कि आपको कन्वर्जन करना है तो वहाँ करेंगे। जहाँ ना बोले वहाँ डेज को डेज रहने दो, मंथ को मंथ रहने दो, वीक को वीक रहने दो। चेंज करो ही मत। फिर भी आपको चेंज करना है, बिल्कुल आप फ्री हो इस मामले में कि आपको लगता है कि सब कुछ वीक है, 1-2 कैलकुलेशन मंथ में दिए, सबको वीक में डालना है, तो फिर नोट डाल के करना। आंसर में स्लाइट वेरिएशंस आएंगे, लेकिन वो चलेगा, वो एग्जामिनर्स नोट को कंसिडर करेगा, राइट।
तो हम अभी डेज को डेज, मंथ को मंथ, वीक को वीक लेके क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा दिया है वैसा ले रहे। कन्वर्जन की बात क्वेश्चन ने नहीं बोली, केवल इतना बोला कि 52 वीक आपको ईयर में लेना है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स कोई 48 ना ले ले, कि हम एक मंथ में 4 वीक मानते हैं तो 12 मंथ में 48 होते हैं, तो कोई 48 ना ले ले, उस क्लियरिटी के लिए 52 दिया है, राइट। 12 के लिए कभी कोई नहीं देता है, क्योंकि मंथ 12 ही होता है, तो सब 12 ही मानते हैं, तो उसके लिए देने की ज़रूरत क्वेश्चन को है नहीं। समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला चेक करना है WIP। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। WIP में इन्होंने एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया है 50%, बस उसका इम्पैक्ट डालना था, बाकी कुछ था नहीं मेरे हिसाब से इसमें कुछ, कि 1,44,000 एट द रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 105 मल्टीप्लाई 50%। आप यहाँ करो या टाइम के बात करो, कहीं कोई मल्टीप्लाई किसी भी स्टेज पे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मल्टीप्लाई 4/52 मल्टीप्लाई 50%। ठीक है, और कौन सा चेक करना है? डेटर्स। ठीक है, डेटर्स में भी कोई कहानी नहीं थी। 1,44,000 डेटर्स का वैल्यूएशन भी 105 पे होना था, लेकिन अगेन यहाँ पे एक लाइन थी। क्या लाइन थी? कि 20% जो है वो कैश है, तो आपको 80% ही कॉस्ट ऑफ क्रेडिट चल होगी। मल्टीप्लाई डेटर्स का पीरियड कितना दिया हुआ है? डेटर्स का पीरियड है 2 मंथ्स, 2/12। जहाँ वीक है वहाँ ध्यान रखना 52 लेना है डिवाइड में, जहाँ मंथ है वहाँ ध्यान रखना कि 12। जल्दबाजी में हम ऐसी गलती ना करते कि यहाँ 2/52 ले लिया, उस बार वो केस गिवन ही था। बाकी सब कहानी क्लियर है, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं? ठीक है, तो इसके बाद था क्वेश्चन नंबर, होमवर्क जो था अगला क्वेश्चन नंबर 6। बताओ कहानी। रॉ मटेरियल कितना आया? 60, WIP 75, फिनिश गुड्स 180, डेटर्स 180। कैश गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। क्रेडिटर्स 60, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। बस अगर यहाँ आपने कुछ बोला, निकाल लिया होगा और आपने ठीक है निकाला, यहाँ ये ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग ओवरहेड इस क्वेश्चन में नहीं है। कैसे पता चल रहा है ये? देखो, क्वेश्चन ने बड़ा शातिरी से क्वेश्चन को घुमाया कि जहाँ जहाँ इन्होंने ओवरहेड और वेजेस की बात की, जहाँ जहाँ पे भी बात की, वहाँ दोनों की एक साथ बात की, लेकिन जब टाइम पीरियड की बारी आई तो वहाँ इन्होंने ओवरहेड को छोड़ दिया पीछे ही। देखो आप क्वेश्चन को देखो कि वेजेस एंड ओवरहेड आर ओकर्ड इवनली थ्रू आउट द पीरियड। वेजेस आर पेड इन नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ अक्रूवल। ओवरहेड की बात ही नहीं बोली, ओवरहेड का पीरियड गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी में आप वेजेस और ओवरहेड को एक साथ समझने की कोशिश मत करना, ओवरहेड नहीं आएगा। बाकी ये सारे अमाउंट है। अब बताओ किसको चेक करने की ज़रूरत है? ठीक है, WIP और डेटर्स। ठीक है, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं? ठीक है, WIP में आ जाओ। WIP में इन्होंने क्या बोला कि मटेरियल आर इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। लिखा है क्या हमने? कोई नोट याद आ रहा है क्या कि रॉ मटेरियल बिगिनिंग में आता है तो क्या होता है? रॉ मटेरियल का परसेंटेज कितना होता है? 100%। तो रॉ मटेरियल का परसेंटेज 100 हो गया और वेजेस और ओवरहेड 50%। लिखा भी है और इवनली भी लिखा है, दोनों ही चीज़ें लिखी, क्लियरिटी के साथ ही क्वेश्चन ने दे दिया। तो आपको जो रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल जो लेना है वो लेना है पूरा 60।
और वेजेस और ओवरहेड जो लेना है वो लेना है आधा, मतलब 10 की बजाय लेंगे हम 5 और ओवरहेड में 20 की बजाय लेंगे हम 10। तो ये आ गया 75 पर यूनिट। इस 75 का इस 75 से कोई लेना देना, ये इत्तेफाक है। ये तो लैक्स में चल रहे हैं ना, रुपीज़ इन लैक्स, और ये तो हमने अभी पर यूनिट निकाला। वो बात लगी कि ये 75 आ गया वहाँ पे, वो लैक्स है 75 लाख और ये 75 है। तो ध्यान रखना इसके आगे कहानी बाकी है। कैसे बाकी है कि 12 लाख यूनिट्स थे एट द रेट 75 के, ये 75 हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना, ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल 1 मंथ 1/12, तो इससे ये आया 75 लैक्स। ठीक है, फिर डेटर्स की बात कर लेते हैं। डेटर्स जो वैल्यू होगा वो होगा 100 पे मत कर देना बस। देखो यहाँ पे एक डिबेट बता देता हूँ मैं आपके और आपके इंस्टीट्यूट में या आपके स्कैनर में, है ना, एक इन्होंने हर बार डेटर्स का कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन और इनकी कैलकुलेशन कभी मैच नहीं होगी। हर बार इन्होंने डेटर्स को वैल्यू किया है सेल पे और आप लोग इसको वैल्यू करोगे कॉस्ट पे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल चैप्टर ही कैश कॉस्ट बेसिस पे बनता है यार। मतलब मार्जिन हमारी पॉकेट से, इसका टारगेट क्या है, इस टॉपिक का टारगेट क्या है कि हमारी पॉकेट से फॉर डे टू डे एक्टिविटी कितने पैसे हमें लगाने हैं, या तो हमारी पॉकेट से या बैंक से लोन लेके, और उसमें मार्जिन हम नहीं लगाते हैं। हम ये शुरू से समझते हुए आ रहे हैं कि मार्जिन हमारी पॉकेट से हम नहीं लगाते। तो डेटर्स का वैल्यूएशन हम जो कर रहे हैं वो लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट उस कंसेप्ट पे चल रहा है। सीएस इंस्टीट्यूट अभी भी डेटर्स में वैल्यूएशन कर रहा है इसको सेल पे। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो करेक्ट हो जाए, बट अभी स्कैनर्स के सॉल्यूशंस हमें वहाँ गलत दिखते हुए जा रहे हैं। श्योर। तो अगर क्वेश्चन खुद ना बोले कि सेल पे कैलकुलेट करना है, तब तक आप सेल पे उसको कैलकुलेट नहीं करोगे। श्योर। एक जगह और डिबेट होती है, उसकी भी चर्चा मैं अभी कर लेता हूँ कि क्या होता है कि फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहे हैं, बल्कि फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन अगेन कि वो खुद ना बोले कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करना है, तब तक आप फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करोगे इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कर रहे हैं समटाइम्स, बट आपको इंक्लूडिंग करना है। आप सोचो यार कि आपका फिनिश गुड्स गोडाउन से बनते ही, फैक्ट्री से बनते ही बिक तो नहीं गया ना, वो गोडाउन में पड़ा है ना, थोड़े दिन उस पर एक्सपेंसेस लगते हुए जा रहे हैं, तो क्या वो एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट को नहीं बढ़ा रहे? बढ़ा रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो मोर लॉजिकल कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं अगेन कि हम इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे, और ये लोग एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कर रहे हैं। अभी भी हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वहाँ पे नोट डाल देना आप कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन वी आर कैलकुलेटिंग फिनिश गुड्स एट कॉस्ट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। मोर लॉजिकल कंसेप्ट अगेन। तो ये दो चीज़ें कभी कभी वेरी कर सकती है आपके सॉल्यूशन और स्कैनर। आप आपका सॉल्यूशन फॉलो करना, राइट? स्कैनर आने वाले टाइम पे करेक्ट हो जाएंगे कभी भी। ठीक है। डेटर्स का कैलकुलेशन तो हो सकता है कि यही गलती हुई हो। डेटर्स का कैलकुलेशन होगा किस पे? 12 लाख एट द रेट 90 मल्टीप्लाई डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इट इज 2 month 2/12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट होमवर्क जो था वो था क्वेश्चन नंबर्स में जो सबसे पहले आ रहा है उसी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। रॉ मटेरियल कितना आया? 1083333। ठीक है। WIP 4,25,000। ठीक है। डेटर्स 17 लाख। फिनिश गुड्स 10,62,500। ठीक है। कैश गिवन है क्या क्वेश्चन में? 37,500। क्रेडिटर्स 7,50,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 93,750। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 3,75,000। अब बताओ कौन कौन सा चेक करने की ज़रूरत?
क्या ये क्वेश्चन अब वैसे ही लगते हुए जा रहे हैं क्या, सेम एक ही पैटर्न पे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं? सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम डेटा, में एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, कैश क्रेडिट का रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। हाँ, किसको चेक करें हम? ठीक है, WIP और डेटस, और किसको चेक करना है? बस, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और ख़ास बात थी। क्या खास बात थी कि इन्होंने एक जगह लिखा है वेजेज एंड ओवरहेड आर ऑकर्ड इवनली थ्रू आउट द पीरियड। वहाँ से हमारा जजमेंट क्या आता है? वहाँ से हमारा जजमेंट ये आता है कि WIP जो है वो 50% कंप्लीट होगा रिगार्डिंग वेजेज एंड ओवरहेड, और लास्ट में जाके इन्होंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दिया 80%। अब एक जगह क्वेश्चन का जवाब आ रहा है 50%, एक जगह क्वेश्चन का जवाब आ रहा है 80%। हम क्या फॉलो करेंगे? हम लेंगे 80%, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हो? वो तो लाइन थी जिससे इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम 50 लेते, बट क्वेश्चन ने जब डायरेक्ट परसेंटेज दिया है तो हम उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अगर क्वेश्चन में आया तो वो परसेंटेज लेना जो क्वेश्चन में सीधा सीधा प्रिंट है। यानी कि WIP का वैल्यूएशन जो होगा वो किस पे होगा? सीधा सीधा 80% पे। यानी कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 1,30,000 @ 212.5 मल्टीप्लाई कितना? वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एन एवरेज फॉर 1 वीक मल्टीप्लाई 1/52 मल्टीप्लाई 80%। देखो कितना यही आ रहा है क्या? 1,30,000 इंटू 212.5 इंटू आ रहा है। ठीक है, डेटर्स का कैलकुलेशन 1,30,000 @ 212.5। क्या पूरा का पूरा जो है वो क्रेडिट है क्या, कि कुछ कैश भी है? तो यहाँ एक लाइन लिखी है, कंपनी सेल 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, मतलब वापस वही 4/5 अगेंस्ट क्रेडिट मल्टीप्लाई डेटर्स का जो पीरियड है वो कितना है? 4 वीक 4/52। मैच हो रहा है? हो रहा है। और कुछ चेक करना है? क्रेडिटर 100 पे वैल्यू होगा 130 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई टाइम लेकिन क्रेडिटर 3 वीक 3/52। सिंपल। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था? नंबर्स में चलते हुए जाओ। 8 हमने कर लिया, 9 था। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें तो सीधा ही आंसर बता दो यार, इसमें जनरली आंसर आता है। सीधा A - B बता दो। कितना? 125 लाख आ रहा है क्या सभी का? इसमें जनरली आंसर्स आते हैं। अब बस इसमें एक डाउट ज़रूर आता है कि यार ये जो ओवरहेड हैं आउटस्टैंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको कंबाइंड करके लिखें कि अलग अलग लिखें? आप कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम में दोनों अलाउड है, बट मेरे हिसाब से आपको अलग अलग लिखना चाहिए। उसका रीज़न बता रहा हूँ कि मान लो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन है और आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपने इन तीनों को कंबाइन लिखा और इन तीन में से 2 सही है, 1 गलत है, तो क्या होगा? ये टोटल तो गलत हो जाएगा। अगर तीनों को कंबाइन लिखा तो ये टोटल गलत हो गया, तो एग्जामिनर पूरे को क्रॉस कर देगा। अब अलग अलग लिखोगे तो क्या होगा? एग्जामिनर यहाँ पे राइट करेगा, यहाँ पे राइट करेगा, यहाँ क्रॉस करेगा, तो एटलीस्ट आपको इन 2 की तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। और कंबाइन लिखने में क्या होगा? आपकी स्टेप मार्किंग जा सकती है। अगर आप 100% श्योर ही हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आप कंबाइंड लिखो। और मेरे हिसाब से 100% श्योर होने पे भी समटाइम्स कैलकुलेटर में कोई एरर हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, जल्दबाजी में हम कोई मिस्टेक कर दे, तो बेहतर है आप तो अलग अलग लिखो यार, स्टेप मार्किंग भी बढ़ाओ ना अपनी। ठीक है, तो ये एडवाइस है मेरी तरफ से। और बताओ कौन सा क्वेश्चन था?
क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 में पहले भी दे सकता था होमवर्क, लेकिन मैंने दिया नहीं। मैंने बताया था कि आपको मिक्सअप में क्वेश्चन आएंगे तो समझ पाओगे आप कि हाँ इसमें आप कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, रिकॉल करने पड़ेंगे, और आज रिकॉल किए तो एग्ज़ाम में भी रिकॉल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने 10 पहले होमवर्क नहीं दिया। कंफर्ट जोन हम कभी चूज़ नहीं करेंगे। बताओ 10 के आंसर्स आर डब्ल्यू एफ डी सी कितने कितना आ रहा है? याद आ गए ना फॉर्मूले? एवरेज। अब यहाँ एवरेज कैसे लोगे? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो आपको लेना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप लोगे 45,000 प्लस 65 356 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 55,178। श्योर? तो ऐसे ही आपको सब में करना था। एवरेज जहाँ जहाँ है मतलब आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर एक ही दिया होता तो फिर वही ले लेते, वही एवरेज है। पर यहाँ अलग अलग दिया है तो फिर हमने ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्टमेंट कर लिया। तो बताओ अब कितने कितने दिन आ रहे हैं? 53 डेज, फिर 21 और 26, 41, 55। इस पे कोई अप्लिक आ रहा है क्या? क्योंकि एक गलती होती है यहाँ पे। इस पे कोई अप्लिक आ रहा है? किसी का आंसर 50 आ रहा है, आपका और किसी का आंसर 50। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों ने क्या गलती की। आपने 55,178 तो लिख दिया, मतलब एवरेज तो कर लिया, पर डिवाइडेड बाय किसने 4 लाख ले लिया? हमने लिया क्या 4 लाख? लिया, बल्कि यहाँ 4 लाख नहीं। फॉर्मूला बोलो एक बार ज़रा रॉ मटेरियल का। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्या आता है यहाँ पे फॉर्मूले में? रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई 365। ये तो क्वेश्चन बोल ही रहा है कि 365 आपको लेना है। अब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 55,178 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन 4 लाख तो परचेजेज है। बोले अब तक तो सेम मानते हुए आ रहे हैं। अब तक सेम इसलिए मानते हुए आ रहे थे कि ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास अवेलेबल नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया कि दोनों क्या है? सेम। लेकिन यहाँ तो ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है। मतलब रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग मल्टीप्लाई 365। और जब ये करने जाओगे तो वो 4 लाख नहीं होगा, कुछ अलग आएगा। आ रहा है क्या? तो उसके हिसाब से कौन सा आंसर है? 53 के 50 है? 53, तो 53 इज करेक्ट आंसर। 50 वाले करेक्ट कर लो उसको। और लेकिन जब क्रेडिटर की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ 4 लाख ही लेंगे, क्योंकि वहाँ क्रेडिट परचेजेज है। शायद उसमें आप लोगों ने गलती नहीं की होगी। श्योर? ठीक है, तो ये सब जोड़ना है और ये आपको करना है प्लस। तो नेट पीरियड कितना आ गया? 86 डेज। फिर सेकेंड आंसर निकालोगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, तो ये कैसे निकलेगा? 365 डिवाइडेड बाय 86, कितना आ गया? 4.24। और तीसरा फॉर्मूला आएगा क्या? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पूरे साल के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि आपको दिए हैं क्वेश्चन में 9,50,000 डिवाइडेड बाय 4.24 कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है क्या? 100%। डेटास में ये ध्यान रखना कि डेटास में यहाँ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट चल नहीं आएगी, यहाँ क्रेडिट चली आएगी। हम समझ चुके हैं उस कंचे वाले एग्जांपल से। ध्यान रहा है कि आपका न्यूमरेटर अगर इंक्लूडिंग मार्जिन है तो आपका डिनोमिनेटर भी इंक्लूडिंग मार्जिन होना चाहिए। मतलब एवरेज डेटास डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स ही आएगा यहाँ पे, तभी जाके एक्चुअल डेज आ पाएंगे। श्योर है? तो इसमें शायद आप लोगों ने गलती अगेन नहीं की होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मतलब आज जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो सब होमवर्क, मेजॉरिटी टाइम हमारा होमवर्क में ही गया है।
बट ये ज़रूरी था कि आप ट्राई करके आओ और हम इसको डिस्कस करें यहाँ पे और फिर ही आगे बढ़े। बताओ और कोई डाउट हो तो। ये कहानी क्लियर है, ये कहानी क्लियर है, ठीक है। तो कल लास्ट में, कल के लेक्चर में एंड में जाते जाते हमने कुछ समझा था, कुछ कंसेप्ट समझा था, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, ऑफ वर्किंग कैपिटल और फाइनेंसिंग के, याद आ रहा है क्या? वो समझा था। तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नोट्स में अगेन मैंने बोला कि छपना रह गया है, तो आपको एक शीट अलग से मिली होगी वर्किंग कैपिटल की, राइट। उस शीट में क्वेश्चन नंबर तो नहीं डाला है, पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, राइट, वो पढ़ो। उसको नंबर्स आप दे दो अपने हिसाब से, 1 2 3, जो पहले आ रहा है उसको पहला नंबर दे दो, तो फिर हम भी बोर्ड पे उस हिसाब से कर लेंगे। तो उसको नंबर दे दो आप। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ो। पढ़ा, एक बार हम साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। A company is considering its working capital investment and financial policies for next year. Estimated fixed asset and current liabilities for the next year are 2.6 crore and 2.34 crore respectively. Fixed asset कितनी है और current liability respectively, मतलब जो पहले लिखा है वो पहले, तो fixed asset 2.6 है और current liabilities 2.34 है। Estimated sales and EBIT depends on current asset investment, particularly inventory and book debts. ये बता रहे कि current asset पे डिपेंड करेगी EBIT का लेवल, और स्पेसिकली current assets में भी डेटर्स और इन्वेंट्री पे। ठीक है, हमें इस सच कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके बाद टेबल में इन्होंने वो फिगर्स दिए हुए हैं, तो हमें तो फिगर्स से लेना देना है। द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी इज एग्जामिनिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। वही नाम आ गए, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। आप देख पाओगे कि कंजर्वेटिव में करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हालांकि हमें वो चेक करने की अगेन ज़रूरत नहीं, इन्होंने बोला है मतलब मान लो, राइट। उसका सेल्स दिया है, उसका EBIT दिया है,
आफ्टर इवेल्युएटिंग वर्किंग कैपिटल पॉलिसी द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एडवाइज्ड द अडॉप्शन ऑफ मॉडरेट वर्किंग कैपिटल। अगर आपसे भी पूछा जाता तो आप मॉडरेट की तरफ ही जवाब देते हैं। अब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। अब वो फाइनेंसिंग की पॉलिसी की बात कर रहे हैं और फाइनेंसिंग में फिर 3 पॉलिसी की चर्चा कर रहे हैं, राइट। द कंपनी विल यूज 2.5 करोड़ फ्रॉम इक्विटी फंड्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%. The company is considering the following debt alternative. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का इन्होंने रेशियो बताया हुआ है। शॉर्ट टर्म देखो कि जहाँ ज़्यादा शॉर्ट टर्म है मतलब वो एग्रेसिव है, जहाँ शॉर्ट टर्म कम है वो कंजर्वेटिव। हमने जो सीखा वही है, फिर बोल रहा हूँ चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ने दिया है तो मानना है। इंटरेस्ट रेट आपको दे दी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की। अब आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। इतनी बड़ी कहानी के बाद ना बड़ी आसान सी चीज़ें इन्होंने पूछी है। उस चीज़ों पे आने से पहले इस क्वेश्चन का अगर एक मैं चार्ट में लेआउट बनाने की कोशिश करूँ तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वर्किंग कैपिटल की 3 पॉलिसीज़ है। कौन कौन सी 3 पॉलिसी? कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। फिर वर्किंग कैपिटल की मॉडरेट सेलेक्ट होने के बाद फाइनेंसिंग की 3 पॉलिसीज़ है। वर्किंग कैपिटल की मॉडरेट सेलेक्ट हो गई, फाइनेंसिंग की कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। ये क्वेश्चन का लेआउट है। पहले इन 3 पॉलिसी की चर्चा हो रही है और बाद में मॉडरेट सेलेक्ट होने के बाद इन 3 पॉलिसी की चर्चा हो रही है। ठीक है क्या? तो ये लेआउट एक तरह से मान सकते हो कि इस क्वेश्चन की समरी हो गई। हम जो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही करने वाला है कि पहले वर्किंग कैपिटल फिर मॉडरेट सेलेक्ट करके फाइनेंसिंग की 3 पॉलिसीज देखने वाला है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि यार इस क्वेश्चन में करना क्या है, पूछा क्या है? तो बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे हैं। बस ये दिक्कत ज़रूर आएगी कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो मैं सिखाता हूँ आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन करना कैसे है। देखो सबसे पहले इस टाइप में क्या फर्स्ट पार्ट में जितने भी आपसे पूछे हैं ना उनको देखो आप एक बार। जितने भी सवाल आपसे पूछे हैं उनको देखो। ABC 3 पूछे, ABC। ये रफ काम कर रहे हैं, ऐसा समझो एग्जाम में भी आपका रफ पेज पीछे सबसे कॉपी का सबसे पीछे वाला पेज आप एज ए रफ यूज़ करोगे। उसमें आपको देखना है कि क्या क्या एलिमेंट आपको चाहिए। देखो नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन पूछा है, कहाँ से निकलती है नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन? तो इसका फॉर्मूला होगा करंट असेट और करंट लायबिलिटी। मतलब हमें कौन कौन से एलिमेंट चाहिए यहाँ मान लो साइड में लिख लेते हैं। क्या एक तो चाहिए करंट असेट, एक चाहिए करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहला वाला। दूसरा ROR, रेट ऑफ रिटर्न। रेशियो एनालिसिस आएगा तब आप इसको आराम से बड़े अच्छे से पढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ जो ROR होगा वहाँ ROR का एक फॉर्मूला है, साइड में आप लिख दो इसके ब्रैकेट में, EBIT अपॉन टोटल असेट्स। EBIT अपॉन टोटल असेट्स मतलब हमें क्या क्या चाहिए? एक EBIT चाहिए और एक टोटल असेट चाहिए। तीसरा क्या पूछा? करंट रेशियो मतलब करंट असेट करंट लायबिलिटी, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी मतलब ये हम पहले ही लिख चुके हैं, इतने चाहिए। मतलब अगर ये एलिमेंट आ गए तो हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो कि डायरेक्टली कौन कौन से गिवन है। करंट असेट डायरेक्टली गिवन है क्या? करंट लायबिलिटी डायरेक्टली गिवन है, EBIT डायरेक्टली गिवन है। क्या टोटल असेट डायरेक्टली गिवन है? नहीं, टोटल असेट डायरेक्टली नहीं है। हम करंट असेट में अगर फिक्स असेट जोड़ देंगे तो टोटल असेट आ जाएगा। मतलब एक कॉलम आपको फिक्स असेट का बनाना पड़ेगा, देन जाके टोटल असेट आएगा। मतलब आपके अगर कॉलम की लिस्ट बनाओ तो एक करंट असेट का बनेगा, एक करंट लायबिलिटी बनेगा, एक EBIT बनेगा जो डायरेक्टली गिवन है, एक फिक्स असेट बनेगा और एक टोटल असेट बनेगा। तो इससे आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करें हम विथ प्रेजेंटेशन। अब केवल देखना, बस ये 5 एलिमेंट आपको चाहिए। इन 5 एलिमेंट को लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और पांचों में भी टेबल कुछ ऐसी बनाना कि ये सारे एक ही साथ सॉल्व हो जाए। हम तीनों पॉलिसी को अलग अलग नहीं करेंगे, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, इन तीनों को एक साथ ही ले लेंगे। पर्टिकुलर्स, भैया पर्टिकुलर्स में हमें क्या क्या चाहिए हमें निकाल ही चुके हैं। पहले नंबर पे हमें क्या चाहिए? बोले करंट एसेट चाहिए। गिवन है क्या? गिवन है, लिख लो इसकी जगह 4.5, 3.9, 2.6। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी चाहिए भैया। करंट लायबिलिटी गिवन है क्या? देखो पहली लाइन जो हमने पढ़ी ना, पहली दूसरी लाइन में लिखा है करंट लायबिलिटी फिक्स एसेट की वैल्यू कितना? 2.34, 2.34, 2.34। सभी के लिए सेम है क्योंकि अलग अलग दी हुई नहीं है।
तीसरा, और क्या चाहिए हमको, EBIT चाहिए। क्या EBIT गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 1.23, 1.15 और 1। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे हमें क्या चाहिए, फिक्स असेट। फिक्स असेट गिवन है क्या, मतलब 2.60, ये भी करंट लायबिलिटी के साथ ही दिया हुआ है। फिर पांचवें नंबर पे हमें क्या चाहिए, पांचवें नंबर पे चाहिए हमें टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में 1 + 4, करंट असेट प्लस फिक्स असेट। श्योर है क्या कहानी, तो ये हो जाएगा कितना, 7.10, 2.6 + 3.9, 6.50 और 5.20। बस अब एक लाइन खींच लो, आप सारे क्वेश्चन, सारे सॉल्यूशन अब कर सकते हो। यहाँ पे कैसे कर सकते हो कि आपसे ए पार्ट में क्या पूछा है, ए पार्ट में पूछा है नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैसे निकलेगी, ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब 1 - 2, कुछ भी नहीं करना। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, ROR। ROR मतलब EBIT अपॉन टोटल असेट, मतलब 3/5 × 100, तो परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब 1/2। ये आपके तीनों पार्ट हो जाएंगे क्या, श्योर। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन बताते हुए जाओ, कितना कितना आया, 4.5 - 2.34, तो ये आ गया 2.16। फिर 3.9 - 2.34, तो ये हो गया 1.56। 2.6 - 2.34, तो ये हो गया 0.26। ROR कर दे तो 1.23 डिवाइडेड बाय 7.1%, तो 70.32%। ठीक है, फिर कितना होगा, 1.15 डिवाइडेड बाय 6.5 × 100, ये हो जाएगा 17.69%। और फिर 1 डिवाइडेड बाय 5.2%, तो आ जाएगा 19.23%। आ रहा है क्या, करंट रेशियो निकालोगे तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2.34, अब कर लोगे मेरे हिसाब से आप लोग, मुझे बस बताते हुए जाओ। आ रहा है क्या, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। इसकी हेडिंग क्या आएगी, इसकी हेडिंग कुछ भी नहीं करना है आपको, इसकी हेडिंग सीधी सीधी वही लिख दो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसीज। बस इसकी हेडिंग पूरी वही डाल दो जो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है। ऐसा मत लिखना कि स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन है ना, नहीं लिख पाएंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, करंट रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव पॉलिसी। तो बेहतर है आप तो सीधा वो हेडिंग एज इट इज़ जो लिखा है फर्स्ट में, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी लिख दो। यहाँ पे इवन यहाँ पे भी आप कॉर्नर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ रुपीज़ में अमाउंट है, कुछ परसेंटेज में है, तो बेहतर है इसको भी आप कुछ मत करो। श्योर है क्या, 100%। ठीक है, तो क्या सेकेंड पार्ट पा सकते हैं हम इसके, अब सेकेंड पार्ट पढ़ो आप। सेकेंड पार्ट क्या बोलना चाह रहा है कि फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसीज में भी 3 चीजें पूछी है आपसे, कौन कौन सी, नेटवर्किंग, पहले रफ वर्क कर ले, क्या क्या चाहिए हमको, बोले नेटवर्किंग कैपिटल मतलब एक तो करंट एसेट चाहिए और एक करंट लायबिलिटी चाहिए। ठीक है, फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ROE, अगेन रेशियो एनालिसिस में इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी के लिए लिख दो। ROE का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय, तो मतलब हमें 2 चीज़ें चाहिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और तीसरे पार्ट में हमें यही चाहिए। ठीक है क्या, तो ये चीज़ें अगर आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि डायरेक्टली कौन कौन सी गिवन है। ये डायरेक्टली गिवन है क्या,
बोले हाँ गिवन है। करंट लायबिलिटी डायरेक्टली गिवन है क्या? इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी डायरेक्टली गिवन आप मत समझना। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी पुरानी जो थी वो तो थी, ऊपर से शॉर्ट टर्म लोन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो शॉर्ट टर्म लोन भी किस में जुड़ जाएगा? वो शॉर्ट टर्म लोन भी किस में जुड़ जाएगा? करंट लायबिलिटी में। श्योर, मतलब करंट लायबिलिटी में आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लोन, फिर अदर करंट लायबिलिटी, तब जाके आएगा टोटल करंट लायबिलिटी। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा? ये तो ईबीआईटी में से सब लेस करना पड़ेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, राइट। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ नहीं है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो तो ईपीएस हमें निकालना नहीं है, सीधा सीधा वहीं आ जाएगा बस। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अमाउंट टर्म में डिवाइड बाय अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं तो ईपीएस आता है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड ये गिवन है। श्योर, तो अगला स्टेटमेंट बनाए क्या हम? तो अगला स्टेटमेंट जब बनाएंगे यार रफ वर्किंग के बाद कि हमें क्या क्या चाहिए स्टेटमेंट में, तो वो ये यहाँ आ जाएगा कि हमें इस स्टेटमेंट में कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, इस स्टेटमेंट में पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए करंट एसेट्स। बताओ क्या क्या लिखूं करंट एसेट्स में? करंट एसेट में क्या लिखूं? 1.23, 1.15, 1 ये लिख दूं? तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? मैं बता रहा हूं, यहां आएगा 1.15, 1.15, 1.15। बोले क्यों? यहाँ एक नोट डाल के आपको बताना पड़ेगा। वो नोट कि हम मॉडरेट सेलेक्ट कर तो चुके हैं। अब मॉडरेट सेलेक्ट कर चुके हैं तो मॉडरेट का टिकट तो फाइनल हो गया ना। सोचो ध्यान से कि हमने कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव तीनों का एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर ने एडवाइस दी कि आप मॉडरेट सेलेक्ट करके फिर आप फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ो। मतलब आप मॉडरेट सेलेक्ट कर चुके हो तो आपके मॉडरेट के सारे डेटा हो गए फ्रीज। अब आपको उसकी कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव तीनों लेने की जरूरत ही नहीं है। अब फाइनेंसिंग में हम 3 लेंगे। श्योर, समझ पा रहे हो? तो ये 1.15 ये आएगा। तो यहाँ नोट में क्या आएगा? वी हैव सेलेक्टेड मॉडरेट पॉलिसी, देयरफॉर वी आर कंसिडरिंग द डेटा ऑफ मॉडरेट पॉलिसी ओनली ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब दूसरा करंट लायबिलिटी में अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म लोन लिख दे पहले। शॉर्ट टर्म लोन कितना कितना? ये तीनों में दिया है क्योंकि फाइनेंसिंग में है। 0.54, 1 और 1.5। तीसरा अदर करंट लायबिलिटी, जो पहले थी करंट लायबिलिटी वो तो रहेगी 2.34, 2.34, 2.34। तो क्या टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगी? टोटल करंट लायबिलिटी कैसे आएगी? 2 + 3। तो ये हो जाएगा 2.88, 3.34 और 3.84। ठीक है। नंबर 5 पे हमें चाहिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो इसको इस टेबल में शो नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। और नंबर 6 पे हमें चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या ये गिवन है क्या? 2.5, 2.5, 2.5। अब अगर इक्विटी, मान लो कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास आ गया, तो उसके बाद की कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं। उसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे, बट उसके बाद की कहानी में क्या बड़ी आसान हो गई क्या हमारे लिए? कैसे आसान हो गई? पहले पार्ट में क्या पूछा है? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब 1 - 4, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बी पार्ट में क्या पूछा है? ROE। ROE मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100, राइट। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सी पार्ट में हमसे पूछा है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब 1/4। मतलब आपकी पूरी जद्दोजहद जो करनी है वो केवल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पर करनी है, बाकी सब कुछ है आपके पास, राइट। श्योर है क्या? तो क्यों ना अब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने की कोशिश करते हैं। वो है कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगेन 3 पॉलिसी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। शुरुआत होगी ईबीआईटी से। और अगर आपके माइंड में ईबीआईटी आ रहा है
एक मिनट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। एक जगह हमारी गलती हो गई, आप सब लोग भी करेक्ट कर लो। क्या गलती हो गई कि हमने यहाँ करंट असेट्स जो है वो मॉडरेट वाली तो लेनी है, लेकिन हमने उसकी जगह लिख दिया EBIT, बल्कि मॉडरेट वाली जो करंट असेट्स है वो कितनी है, 3.9। ठीक है, तो वो 3.9 कर देना। नोट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि नोट में हमने कोई अमाउंट लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सब देखते हुए जाना, ना कहीं कोई गलती हो जाए, पता चले आप रट्टा मारते हुए जा रहे हो, गलत लिख दिया। EBIT में भी क्या नोट आएगा क्या? अगर आपके माइंड में आ गया 1.23, 1.15, 1, अगर ये आ रहा है EBIT में, तो क्या यहाँ पे नोट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम कंजर्वेटिव फाइनल, मॉडरेट फाइनल कर चुके हैं। तो इसकी जगह 1.15, 1.15, 1.15 आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट अब दो टाइप के हैं, क्योंकि इंटरेस्ट में ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही इंटरेस्ट लेते हैं शॉर्ट टर्म का। इंटरेस्ट तो हम शॉर्ट टर्म लोन वाला भी लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन वाला भी लेंगे। दोनों इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम EBT। इस EBT में से हम लेस करेंगे टैक्स एट द रेट, कितना परसेंट दिया है टैक्स इन्होंने, 35%। तो आएगा EAT। इसी को अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बोला जा सकता है। करो कैलकुलेट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे आप रोक देना है, मतलब आप कैलकुलेशन जो करो, हो सकता है कि 3 डिजिट 4 डिजिट भी आए, आप ले सकते हो। लास्ट में जाके जो भी आया कैलकुलेशन उसको हम 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। आप भले ही पूरा लो, लेकिन 2 डिजिट में उसको कन्वर्ट कर देना। आप मुझे सीधा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बता रहे हो कि वो कितना आया। कितना रहा है यहाँ पे? 0.588 समथिंग कुछ आ रहा है, उसको हम 2 डिजिट में ही लिख रहे हैं, 0.59। फिर था 0.60 और 0.61। चेक कर लेना, यही आ रहा होगा। तो 0.59, 0.60 और 0.61। क्या अब ये सारी कहानी हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ा आसानी से? की जा सकती है। तो अब आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ये फर्स्ट वाला पार्ट है और फिर सेकेंड वाला पार्ट। तो 5 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, ये नोट डाउन कर लो सारी चीज़ें, और वो करेक्ट ज़रूर कर लेना। यहाँ किसी ने अगर अभी तक करेक्ट ना किया हो, ये 3.9 लिखना है, 1.15 नहीं। हमने वो EBIT वाला अमाउंट लिख दिया था। तो पहले ये सॉल्यूशन, फिर फाइनेंसिंग वाला।
हो गया नोट डाउन? हो गया। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो शीट का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ दिख रहा होगा आपको, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो है नोट्स का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये और आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और कौन सा होमवर्क था आपके लिए इससे पहले? नहीं, हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, आ गया ना सभी का? 0.59, 0.60 डेसिबल के बाद कुछ आ रहा होगा, हमने राउंडेड ऑफ 2 डिजिट लिखे हैं। वो नोट लिखवा दूँ? चलो फिर लिखो। नोट क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, in the absence of information provided in question, एक मिनट, इवन ये काटो आप, ये काट दो। ये क्वेश्चन तो सेलेक्ट करवा ही रहा है ना मॉडरेट, वरना हम क्या लिखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन वी हैव सेलेक्टेड मॉडरेट पॉलिसी एंड देन आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ तो क्वेश्चन में कंट्रोलर ही सेलेक्ट करवा रहा है, तो हटाओ वो नोट को काट दो, अभी जो लिखा उसको काट दो। आप तो सीधा लिखो फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज़ एडवाइज्ड, फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज़ एडवाइज्ड टू अडॉप्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज़ एडवाइज्ड टू अडॉप्ट मॉडरेट पॉलिसी। Financial controller has advised to adopt moderate policy. So in financing approaches, we are considering the data of, moderate policy of working capital. मॉडरेट पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल अप्रोचेस। ठीक है, तो ये नोट से आपका ये समझ आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपने मॉडरेट पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल के डेटा जो है वो फाइनेंसिंग में यूज़ किया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोलर ने एडवाइस किया है। एडवाइस नहीं करता तो हमारा नोट जो पहले था कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन वी हैव सेलेक्टेड मॉडरेट पॉलिसी, एंड देन वही नोट वापस से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब हम एक नए फंडे की तरफ मूव करते हैं। एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। उस कंसेप्ट का नाम है फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का पहला ही साल है। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पहला ही साल है। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? बिजनेस का पहला साल हो कि दूसरा साल हो कि पाँचवा, हमें तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है, हम तो वैसे ही निकालेंगे। एक फ़र्क है बस कि अब तक क्या हो रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम एक अजम्पशन लेते हुए आ रहे थे। क्या अजम्पशन लेते हुए आ रहे थे कि ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। मतलब ओपनिंग बैलेंस थे नहीं तो हमने मान लिया कि जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, तो उससे हमारी कॉस्ट शीट में कोई चेंजेस नहीं आया था।
भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग के इक्वल इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि बिजनेस का पहला ही साल है। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग, और बिजनेस का ये पहला ही साल है। तो बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस तो सारे क्या होंगे, जीरो। ओपनिंग बैलेंस सारे जीरो होंगे और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कुछ ना कुछ होंगे मान लो, राइट, या तो गिवन होगा या कैलकुलेट कर पाओगे, तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ ना कुछ होंगे। तो यहां से एक फंडा निकल के क्या आया कि ओपनिंग बैलेंस इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। बस इतना सही फंडा है फर्स्ट ईयर का। बट जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो ड्रामेटिकल चेंज क्वेश्चन में देखने को हमें मिलेगा। अभी तो लग रहा है कि बस इतना सा फंडा है फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में, इतना सही ध्यान रखना है बस। बट जब क्वेश्चन करने जाओगे तो यही ध्यान यही रखना है, लेकिन इससे डेटा में बहुत सारा चेंज आ जाएगा, कुछ फिगर्स में चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट, कुछ एलिमेंट्स करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अफेक्ट होंगे, राइट। तो क्यों ना फिर हम एक क्वेश्चन के साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर MN लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार, क्या कुछ समझ आ रहा है वहाँ से कि ये जो है वो न्यू फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। कहाँ से पता चल रहा है कि MN लिमिटेड इज कमेंसिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, यहीं से पता चल गया। और जनरली हम क्या करते हैं कि पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ते ही नहीं, हम सोचते हैं ऐसा ही लिखा होगा कि डेटाज आर एज फॉलोज, राइट, कंपनी हैज़ ए डेटा, ऐसा कुछ लाइन लिखा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम कर लेते हैं और हम शुरुआती डेटा से करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप एग्ज़ाम में गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि फर्स्ट ईयर है कि सेकेंड ईयर, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन के जैसे करके आ जाओगे और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो कभी भी क्वेश्चन की कोई लाइन इग्नोर नहीं करनी है। इतना टाइम बचा के भी क्या करोगे यार, 3 घंटे यूटिलाइज करने हमें पूरे एग्जाम में। MN लिमिटेड इज कमेंसिंग ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, ठीक है। द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 60,000 यूनिट एट फुल कैपेसिटी। पूरी कैपेसिटी 60,000 यूनिट की है, राइट। वो बाद में आप जाके पता चलेगा कि हम 60,000 पूरी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, वो डेटा भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर रॉ मटेरियल उन्होंने दिया 20 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 15 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल और फिक्स का रेशियो दे दिया है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ ऐसा किया है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 40,000 एंड 35,000 यूनिट रेस्पेक्टिवली। मतलब 40,000 हम बनाएंगे, 60 की फुल कैपेसिटी, लेकिन पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है। 40 बनाएंगे और 35 बेच पाएंगे उसमें से, मतलब 5 नहीं बेच पाएंगे, प्लांट्स क्लोजिंग में बच जाएगा, ठीक है। टू असेस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही है जो सारे क्वेश्चन में हुआ करती है कि सारे पीरियड आपको दिए हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फिर कैश इन हैंड आपको दिया है 60,000, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज रिक्वायर्ड 10%, इसका भी फंडा में पता है कि हमें क्या करना होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। डेटाज आर टेकन एट कॉस्ट। नहीं भी बोलते तो हम तो डेटाज को कॉस्ट पे ही लेते हैं। ये अगर ऐसा बोलते डेटाज आर टेकन एट सेल्स तो बात समझ आती, तो सर हम तो वैसे भी कॉस्ट पे लेते हैं, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ कि कॉस्ट शीट आपको कब कब बनानी चाहिए। एक तो कॉस्ट शीट आपको तब बनानी चाहिए जब कॉस्ट अमाउंट टर्म में दी हो, पर यूनिट टर्म में ना हो, ठीक है। एक कॉस्ट शीट आपको तब बनानी चाहिए जब आपको फिक्स और वेरिएबल का अलग अलग प्रोपोर्शन दिया हुआ है, और एक कॉस्ट शीट आपको तब बनानी चाहिए जब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस हो। यहाँ तो दोनों ही है, फिक्स और वेरिएबल का प्रोपोर्शन भी है और फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस भी है, समझ पा रहे हो। मान लो वेरिएबल और फिक्स नहीं होता और फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होता तो भी कॉस्ट शीट बनानी पड़ती। मतलब इन सिंपल हम कॉस्ट शीट कब अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा समझ लो। कॉस्ट शीट हम उस केस में अवॉइड कर सकते हैं, चाहो तो वहाँ पे भी बना लो, उस केस में अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, उसमें फिक्स वेरिएबल का बाइफिकेशन नहीं है और ना फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। उस केस में आप कॉस्ट शीट ना भी बनाओ तो चलेगा। और अब तक के क्वेश्चंस में हमने ऐसा किया है कि दिस एट द रेट 100, दिस एट द रेट 212.5, दिस एट द रेट 105, ऐसे किए हैं क्वेश्चंस। सीधा सीधा कॉस्ट शीट नहीं भी बनाई तो काम हो गया हमारा।
श्योर, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट शीट बनाएंगे सबसे पहले। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितने पे कंज्यूम्ड होगा? 60,000 पे, 40,000 पे, 35,000 पे। जब आपने बनाया ही 40,000, समझ पा रहे हो? तो 60 पर तो होने का सवाल ही नहीं। श्योर। और जितना बेचा उससे क्या मतलब? हमने तो बनाया 40 ना, मतलब 40,000 पे अप्लाई होगा। 40,000 एट द रेट 20, कितना हो गया ये? 8 लाख। श्योर। प्लस इसमें हम करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने पे लगेगा? डायरेक्ट है, राइट, वेरिएबल है, वेरिएबल उतने पे लगता है जितना प्रोडक्शन होता है। तो 40,000 एट द रेट 15, तो कितना हो गया? 6 लाख। तो क्या ये 14 लाख की हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई? ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे हम क्या? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कौन कौन से हैं? वेरिएबल और फिक्स्ड। बताओ किस पे लगेगा? वेरिएबल कितने पे लगेगा? 40,000 एट द रेट 15, तो कितना हो गया? 6 लाख। लेकिन यहाँ एक बत्ती बना लेना, ये रेड में जो बना रहा हूँ एग्जाम में मत बनाना, आपकी कॉपी में बनाना, बस समझने के लिए कि जब रिवीजन करने जाओ तो समझ आए। यहाँ फिक्स्ड पे, फिक्स की कैलकुलेशन जो होगी वो किस पे होगी? चाहे आप कुछ ना बनाओ तो भी लगना है ये, मतलब फिक्स फुल कैपेसिटी पे वैल्यू किया जाएगा। चाहे कुछ बनाओ कि ना बनाओ, ये फुल कैपेसिटी पे लगेगा एट द रेट 10, मतलब ये भी 6 लाख होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका? 26 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक चीज़ और आती है, क्या? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आप बोलोगे यार ये ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट रॉ मटेरियल और WIP में भी था, वहाँ क्यों नहीं किया? तो आप सोचो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है हमने, कंज्यूम्ड मतलब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट हो चुका है क्या? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने तो सीधा कंज्यूम्ड ही लिखा ना, आउटर कॉलम में जो चाहिए वो आ गया। समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर WIP में क्यों नहीं किया? अब WIP में इसलिए नहीं किया कि WIP का क्लोजिंग भी नहीं है, तो ओपनिंग भी 0 है और क्लोजिंग भी 0 है। देखो अब WIP की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, होती तो ज़रूर करते, होती तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट वहाँ पे भी होता है। वहाँ WIP ओपनिंग भी 0 है, क्लोजिंग भी 0 है। ओपनिंग 0 कैसे? मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो ओपनिंग होने का तो सवाल ही नहीं था। क्लोजिंग 0 कैसे? क्योंकि क्लोजिंग की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई पीरियड नहीं गिवन है। ठीक है, मतलब वहाँ होता तो करते हैं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिनिश गुड्स में तो है ऐसा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? क्या 5,000 लिख दूं यहाँ पे मैं? क्या 5,000 लिख दूं? ये तो क्वांटिटी है, बल्कि हमने यहाँ अमाउंट लिखा है और अमाउंट के ब्रैकेट में एक और क्या लिखा है? अमाउंट इन रुपीज। क्वांटिटी थोड़ी लिख पाएंगे हम यहाँ पे। समझ पा रहे हो? ये अमाउंट इन रुपीज, तो 5,000 तो क्वांटिटी नहीं लिख पाएंगे हम। फिर क्या लिखे? 5,000 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बताओ फिर 5,000 को एट द रेट क्या करें? सोच के बताओ। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि 5,000 को हम एट द रेट कर देंगे 64, तो आप गलत हो। क्यों गलत हो?
क्योंकि इसमें से कुछ कॉस्ट 60,000 पे लग रही है, कुछ कॉस्ट 40,000 पे लग रही है, कुछ कॉस्ट 60 पे लग रही है, कुछ कॉस्ट 40 पे लग रही है, तो उसको तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, सीधा सीधा उसको वेरिएबल थोड़ी मान सकते हैं कि 64 एट द रेट 5,000 कर दिया मतलब आपने यूनिट पे अप्लाई कर दिया, मतलब सबको वेरिएबल मान लिया, बल्कि उसमें से कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। इन सिंपल वहाँ तक की सारी कॉस्ट क्या इस 26 लाख में जुड़ी हुई, क्या इतना छोड़ो, सोच लो बस, वहाँ तक की सारी कॉस्ट इस 26 लाख में जुड़ी हुई, ठीक है। तो इन सिंपल इतना बोल सकता हूँ कि 26 लाख की कॉस्ट कितने यूनिट बनाने के लिए लगी, ये 26 लाख की कॉस्ट कितने यूनिट बनाने के लिए लगी, बोले 40,000 यूनिट बनाने के लिए। हमारा क्लोजिंग में स्टॉक कितना बच गया, बोले 5,000, कि 60 लाख की कॉस्ट 26 लाख की कॉस्ट 40,000 यूनिट बनाने के लिए लगी, तो 5,000 यूनिट बनाने के लिए कितनी लगेगी, तो 26 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 5,000, बताओ कितना आ रहा है, 3,25,000। कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। यस रिया, आप बताओ कितना आ गया ये, कॉस्ट ऑफ क्या, पहले क्या है ये बता दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, कितना 29,25,000। वेरी गुड। मैंने इसीलिए पूछा कि जल्दबाजी में आप ये गलती कर सकते हो, ये प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस है, और माइनस है तो कितना होगा, 22,75,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, 26 में से ये लेस होगा, ठीक है। जल्दबाजी में गलती मत कर देना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा क्या, इसमें भी वेरिएबल और फिक्स्ड है, वेरिएबल कितने पे अप्लाई होगा, अगर माइंड में 40 आ रहा है तो फिर आप गलत हो, यहाँ पे एक बत्ती और आएगी, ये बत्ती क्या कि ये वेरिएबल कॉस्ट 35,000 पे लगी, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो सेल्स क्वांटिटी पे लगेगा एट द रेट 3, तो ये हो गया 1,05,000। और फिक्स कॉस्ट तो अब इसके लिए बत्ती नहीं बना रहा हूँ, पहले ही बना चुके हैं, 60,000 एट द रेट 1, तो हो जाएगा कितना कितना 60,000। तो ये टोटल कितना हो गया, 24,40,000। बस ये कॉस्ट शीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक बार आप ये कॉस्ट शीट नोट डाउन कर लो, क्या अब होमवर्क दे दूं मैं ये वाला क्वेश्चन, क्या अब होमवर्क दे दूं, कर पाओगे, तो अभी भी इसमें बत्तियां ख़त्म नहीं हुई है, बत्तियां और आएगी। आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद ये होमवर्क दे दिया जाए तो शायद दिक्कतों में आप आ सकते हो। ये कुछ हैं जो अभी भी डील होना बाकी है, अभी 2 बत्तियां और आएगी। टोटल इस क्वेश्चन में 4 स्टार है। ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आते हैं वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट पे।
क्या नोट डाउन? ठीक है, अब हमारे इसके वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं करंट एसेट्स, वही कुछ लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मेजॉरिटी चीज़ें कॉमन है, जैसा हम अब तक करते हुए आ रहे हैं वैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें स्पेशल है यहाँ पे, जैसे एक एक चीज़ पढ़ते हुए जाते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्होंने लिखा 3 मंथ कंजम्पशन, तो क्या रॉ मटेरियल निकल आएगा इससे? रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा? मैं ब्रैकेट में बता रहा हूँ, आप लोगों को वर्किंग नोट बनाना है। कैसे आएगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन मतलब 6 लाख, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम? 8 लाख। 8 लाख मल्टीप्लाई 3/12, तो कितना आ जाएगा रॉ मटेरियल? 2 लाख। ठीक है, WIP है क्या क्वेश्चन में? नहीं। डेटस, एक एक लाइन पढ़ते हुए जाओ, हम तो आगे देखते हुए। डेटस कितना? 1.5 मंथ। किस पे अप्लाई होगा ये? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कितना है ये? 24,40,000। 24,40,000 मल्टीप्लाई 1.5/12 कितना? 3,05,000। ठीक है, अगला पढ़ो क्रेडिटर। कुछ देर के लिए आप इस पे रुको, क्रेडिटर पे मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों को लगा यार बड़ा आसान तो है, क्रेडिटर 8 लाख पे वैल्यू करो खत्म करो, नहीं, इसमें कुछ है, इसीलिए मैं रोक रहा हूँ आपको कि कुछ देर के लिए होल्ड करो, अभी क्रेडिटर की कैलकुलेशन हम करेंगे। दूसरी बताओ, लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेस, तो यहाँ से आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। मुझे सीधा सीधा अमाउंट ही बताते हुए जाओ आप सीधा, कि टोटल वेजेस का अमाउंट कितना? 6 लाख मल्टीप्लाई 1/12 कितना हो गया? 50,000। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड इन्होंने दिया है, ओवरहेड के सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब सारे टाइप के ओवरहेड आएंगे। मतलब यहाँ कितने? मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सभी आएगा, तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। अब आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल और फिक्स खर्चा तो दोनों का ही हो रहा है, तो टोटल कितना? 12 लाख मल्टीप्लाई 0.5/12, तो कितना आ जाएगा? ये भी 50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? वेरिएबल प्लस फिक्स 1,65,000 इंटू 0.5/12, तो 6,875। और इसके अलावा कैश बैलेंस दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम कैश गिवन कितना? 60,000। एक और चीज माइंड में आ रही है मेरे माइंड में, इसके अलावा भी एक चीज़ है जो हम लिखना भूल रहे हैं। क्रेडिटर तो ठीक है, क्रेडिटर तो हम कर ही रहे हैं, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं हम। एक और चीज़ है जो हम भूल रहे हैं। या देखो 40,000 हमने बनाए थे, 35,000 हमने बेचे, तो 5,000 का फिनिश गुड बचा था ना। मतलब वो करंट एसेट का मतलब ही क्या होता है कि इतना स्टॉक हमारा रखा है एज ऑन दिस डेट, मतलब फिनिश गुड्स बचा तो है, फिनिश गुड्स करंट एसेट में आएगा तो सही, लेकिन वैल्यू क्या लेंगे? लेने की ज़रूरत क्या है? हमने कैलकुलेट कर तो लिया एज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट शीट, हमने वो वैल्यूएशन क्लोजिंग का ही तो किया। देखो आप समझ पा रहे हो? कितना? 3,25,000। श्योर, अब इसका टोटल लगा लेंगे हम, अभी क्रेडिटर बाकी है, फिर इसका टोटल लगा देंगे। श्योर, पहले क्रेडिटर समझ लेते हैं, टोटल लगाने के बाद भी कुछ कहानी बाकी है, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ हम बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर का फॉर्मूला क्या है बताओ आप? क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, राइट। अब सवाल ये है कि क्रेडिट परचेज आपके माइंड में अभी भी ये कि यार सीधा सीधा 8 लाख लो ना सर, क्यों, कहाँ दिक्कत है, सीधा सीधा 8 लाख इंटू 4/12 करो। बट वो 8 लाख क्रेडिट परचेजेस नहीं है, वो 8 लाख क्या है? कॉस्ट शीट के आउटर कॉलम में अगर कुछ चीज़ आ रही है तो वो क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो अब तक तो मान रहे थे, बस यही तो कहानी है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में ये कहानी हो जाएगी चेंज। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में रॉ मटेरियल और क्रेडिटर की कैलकुलेशन सेम अमाउंट पे नहीं होगी। हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, तो आप मुझे एक सिंपल सा फंडा बताओ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। और कंज्यूम्ड हमारे पास है 8 लाख, इज इक्वल टू ओपनिंग तो 0 है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, प्लस परचेजेस हमें नहीं पता, इसको ले लो। अब परचेजेस को परचेज रहने दो, माइनस क्लोजिंग, ये कहाँ से आएगा? अब बताओ, करंट असेट्स में, करंट असेट का मतलब ही क्या होता है? एट द एंड ऑफ ईयर इतना बचा है। तो करंट असेट्स में जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूँ क्या मैं? करंट असेट में रॉ मटेरियल आ रहा है 2 लाख रुपए, तो इसको रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल ठीक है कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक ही है, यानी कि 2 लाख आपका एट द एंड बचा। तो क्या इससे परचेजेस निकल आएगी? तो देयरफॉर परचेजेस इज इक्वल टू, ये 2 लाख इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस, 0 का कुछ होगा नहीं। तो परचेजेस कितनी की होगी आपने? 10 लाख की। इन सिंपल इसको अलग वे में भी एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हो, इसको अलग वे में भी समझ सकते थे। कैसे अलग वे में? कि यार हमने अगर पहला ही साल है बिजनेस का, मतलब पुराना तो कुछ था नहीं हमारे पास, जो खरीदा है वो इसी साल खरीदा है, जो भी खरीदा है वो हमने इसी साल खरीदा है। समझ पा रहे हो? तो 8 लाख जो कंज्यूम हो गया वो कब खरीदा होगा? बोले इसी साल, पिछले साल तो कुछ था ही नहीं। बोला 8 लाख तो इस साल खरीदा, ठीक है। और 2 लाख जो स्टॉक में बच गया, क्या वो कंजम्पशन में गया? नहीं, सवाल ही नहीं, कंजम्पशन में गया वो तो स्टॉक में बच ही नहीं सकता, वो तो कंज्यूम हो गया। तो 8 लाख कंज्यूम हो गया और 2 लाख हमारे पास स्टॉक में बचा है, तो टोटल हमने इस साल में खरीदा कितना होगा? इसको एक और छोटे से इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आप बचपन में कौन सी क्लास में पेंसिल से पेन पे शिफ्ट हुआ है? 3rd 4th में आप पेंसिल से पेन पे शिफ्ट हुआ है, राइट। तो उस टाइम आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो पेंसिल का था, तो वो तो काम का ही नहीं, मैं केवल पेन की बात कर रहा हूँ। तो पेन का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था क्योंकि पिछले साल पेंसिल थी। तो मान लो कि पहले साल आपको नया नया शौक था, राइट, तो नया नया शौक था, तो एक बॉक्स में आप न्यू पेन अच्छे खासे ला के इकट्ठे करके रखे हुए थे, और एक बॉक्स में आप एम्प्टी पेन जो भी खाली होते थे उसको फेंकते कभी नहीं थे, आप उसको एक अलग जगह स्टोर करके रखते थे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप पूरे साल में पेन लाते गए, आपको नहीं पता कितने लाते गए और उसको ख़त्म भी करते गए, नया नया शौक था तो चलाते भी खुद थे। तो इस बॉक्स में एट द एंड ऑफ ईयर इस बॉक्स में 50 पेन थे और इस बॉक्स में 15 पेन थे एट द एंड ऑफ ईयर। तो आपने पूरे साल में खरीदे कितने होंगे? कितने खरीदे होंगे? 65 कि 50 तो इस बॉक्स में खाली पेन पड़े और 15 नए पेन पड़े, पुराने तो कुछ थे ही नहीं, मतलब हमने खरीदे कितने होंगे? तो क्या इसको मैं कंजम्पशन बोल सकता हूँ? इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूँ। तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेजेस इन फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। और मान लो कि आपको इसमें 5 पेन आपको बड़े भाई से मिले ओपनिंग में, तो आपने खरीदे कितने होंगे? 5 पेन बड़े भाई से मिले तो आपने खरीदे होंगे। आपने कितने खरीदे होंगे? मैं टोटल खरीद की बात नहीं कर रहा, आपने कितने खरीदे होंगे? टोटल 65 थे, 65 में से 5 बड़े भाई ने दिए तो हमें 60 खरीदे, तो वो माइनस ओपनिंग करके आ ही जाएगा। यहाँ ओपनिंग 0 है, समझ पा रहे हो? माइनस ओपनिंग कैसे कि ये इधर माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। मतलब कंजम्पशन का फॉर्मूला भी परचेज का फॉर्मूला भी एक बना सकते हो कि परचेजेस इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जस्ट अपोजिट। कैसे भी करके करो, आपका आंसर इस क्वेश्चन में तो 10 लाख ही आ रहा है। श्योर, लॉजिकली समझ पा रहे हो? तो अब ये देखो आप कि 10 लाख मल्टीप्लाई कितने मंथ है? 4 मंथ, 4/12, तो यह आ जाएगा 3,33,333
और ये क्रेडिटर की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 3,33,333। इस पे भी एक बत्ती ज़रूर बना लेना कि आगे एग्ज़ाम में जब रिवीजन करोगे तो ये बत्तियाँ बड़ी हेल्प करेगी आपको। श्योर है क्या? अभी भी आप अगर बोल दो कि इस क्वेश्चन में कि अब तो हम कर लेंगे यार, अब तो हमें ए का टोटल करना है, बी का टोटल करना है, ए माइनस बी करना है, प्लस 10% करना है, कर देंगे हम, वहाँ पे भी फिर गलत हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कर लो, अभी टोटल करो, ए का टोटल कितना, 8,90,000। बी का टोटल करो, कितना, 4,40,208। ए माइनस बी जब करेंगे तो आएगा 449,792। बोले क्या इसके बाद तो हमें समझ आ रहा है ना क्या करना है। बस एक बत्ती और है कि उस लाइन को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ी तो गलती कर जाओगे। वो लाइन क्या है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी इज रिक्वायर्ड एट द रेट 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब ये जो मार्जिन है यहाँ जो मार्जिन है वो एट द रेट 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग डेट मार्जिन। मतलब इस वाले अमाउंट का वो 10% बोल रहा है, इस वाले अमाउंट का नहीं, इस वाले अमाउंट का 10%, इंक्लूडिंग डेट प्रोविजन का 10%। मतलब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का 10% ये मार्जिन होगा। अब कैसे निकालें? तो इन सिंपल आप सोचो कि ये अगर 100% है, ये अगर 10% है तो ये कितना है, 90%। इन दोनों को जोड़ के ही तो यार है, राइट। तो मार्जिन आप ऐसे निकाल लो कि 4,49,792 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10। तो आ जाएगा कितना, 499,77। समझ पा रहे हो? आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो अमाउंट है उसका 10% निकाल लो तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ जाएगा। श्योर। ये कहानी थी हमारी फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस की। तो कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में? एक कॉस्ट शीट में चेंज आएगा, एड ओपनिंग 0 लेस क्लोजिंग हम कुछ करेंगे, राइट। और एक उसके हिसाब से क्रेडिटर की कैलकुलेशन में चेंज आएगा। ठीक है क्या? ठीक है। तो आपको होमवर्क दिए हैं मैंने। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? एक 11 क्वेश्चन होमवर्क था और एक वो शीट का कंजर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव वाला होमवर्क था, राइट। तो ये होमवर्क आप करके ला रहे हो, ये नोट डाउन आप कर सकते हो। ये हमारी कॉस्ट शीट और कॉस्ट शीट के बिहाफ पे ये क्वेश्चन। घर पे जाके एक बार बिना देखे वापस इस क्वेश्चन को जरूर करना है यार। कॉस्ट शीट नोट डाउन आपने साथ के साथ पहले कर ही लिए क्या? नहीं तो कर लो नोट डाउन। ये वर्किंग कैपिटल मेन खास कहानी जो थी वो कहाँ थी? एक फिनिश गुड्स में थी, एज इट इज़ कॉस्ट शीट में जो कैलकुलेट किया वो लेना, एक क्रेडिटर में थी, बाकी कोई कहानी थी, और एक ये मार्जिन में थी। बाकी सब अमाउंट आप नोट डाउन करना रह भी जाए तो आप निकाल सकते हो आसानी से। तो स्पेशली क्रेडिटर का वर्किंग नोट ये ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना, राइट। एक फार्मूला है, बस ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला। कुछ भी नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला हमें पता ही है। रॉ मटेरियल कंज्यूम के फार्मूले से हम परचेजर का फार्मूला भूल भी गए तो बना सकते हैं वापस, वहाँ पे भी कोई आपत्ति नहीं। बस ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में ऐसा करना है। आपको कोई बता दे तो आप कर लोगे,
बट वहाँ बताने वाला तो कोई होगा नहीं, यू हैव टू जज। तो पहली लाइन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है कि नहीं। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं हम विथ अनदर कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और कल हमारा ये चैप्टर शायद फिनिश हो चुका होगा। ठीक है, थैंक यू।